24 का एजेंडा तय हो चुका है, क्योंकि सीएम योगी के बयान से लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा बदलने वाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया, अब ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कर दें, क्योंकि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही हैं। सीएम योगी ने आगे कहा, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर त्रिशूल आखिर कहां से आया और कर क्या रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं और दीवारें चिल्ला चिल्ला कर मंदिर होने का प्रमाण दे रही हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर ऐतिहासिक भूल हुई है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या हैं, ये समझाते हैं। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बयान कर रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। पहले निचली अदालत, फिर सर्वोच्च अदालत, फिर उच्च अदालत में लड़ाई चल रही है उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष सामने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानवापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आता है और महासंग्राम छिड़ जाता है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। सीएम योगी ने चंद शब्दों में सब कुछ कह दिया। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, सर्वे पर फैसला आना बाकी है, लेकिन सीएम की बातों का निचोड़ ये है कि जहां अभी ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा। तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर एक बार फिर से मामला तूल पकड़ चुका है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक बीजेपी के एक भी नेता साफ शब्दों में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीएम योगी का बयान सामने आता है, वो लाइन भी तय हो गई जो 2024 के पटल पर अटल हो जाएगा। अगर सीएम योगी के बयान के मायने समझें तो ज्ञानवापी पर कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा। राष्ट्रवाद पर कहा राष्ट्र सर्वोपरि, मत और मजहब नहीं। वंदे मातरम पर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। यानी कि सीएम योगी का एक एक बयान उस तस्वीर को साफ कर रहा है जो 2024 में दिखने वाली है, क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने 24 की दिशा और दशा तय कर दी है। लेकिन जब सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर खुलकर बात कही तो तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण
प्रकरण विचाराधीन है, ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? अयोध्या के बाद काशी बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें ज्ञानव्यापी के मुद्दे को अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी, लेकिन उससे पहले इस विवाद पर संग्राम छिड़ गया है। अब मनोज तिवारी ने यहां तक कह दिया है कि 1991 वर्शिप एक्ट को हटाना भी पड़े तो हटा देंगे। वहीं विपक्षी दल इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मंदिर तोड़ने का दावा झूठा है, वहां समतल जमीन पर मस्जिद बनी थी। जब हिंदू पक्ष ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, तो फिर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि समतल जमीन पर ही मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने कहा कि दीवार पर हिंदू चिन्ह है, इसलिए ज्ञानवापी में मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कारीगर हिंदू थे, इसलिए हिंदू चिन्ह बना दिए। यानी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अब सर्वे ही समाधान का आखिरी रास्ता है, लेकिन मंदिर मस्जिद पर छिड़े सियासी संग्राम में जमकर बयानबाजी जारी है। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? काशी ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी के बयान से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता ज्ञानवापी विवाद पर अब खुलकर बोलने लगे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ज्ञानवापी विवाद पर बोलते हुए कहा कि अगर इस लड़ाई में 1991 का वर्शिप एक्ट आड़े आएगा तो उसे भी हटा देंगे, जबकि बीजेपी सांसद निरहुआ का कहना है कि यही समय है, सही समय है। कि जिस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, या जहां भी किसी धर्मालय को चोट पहुंचाई गई, वहां के लोग अगर उसका आवाज़ उठाते हैं तो उसको सुनना चाहिए। अगर 1991 में कोई ऐसा एक सुधार कर दिया गया संविधान का कि नहीं जी, अब चाहे जिसने कब्जा कर लिया अब उसको आप दोबारा न्याय के लिए नहीं ले जा सकते, अगर कोई ऐसा कानून है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारा मत है। समय आने पे मैं सदन में भी इस बात को रखूंगा। मुझे लगता है यही समय है, सही समय है, क्योंकि हमारे केंद्र में भी और हमारे प्रदेश में भी जो सरकार है वो निश्चित रूप से नए भारत का नव निर्माण करने में लगी हुई है। और जैसे आपने देखा कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वो भी नए भारत के नए निर्माण का एक हिस्सा है, वैसे ही ये जो फैसला आया है ज्ञानवापी पे, और जो पूजनीय महाराज जी ने कहा है, निश्चित रूप से यहाँ भी जैसे फैसला आएगा यहाँ भी निर्माण होगा, और यही समय है, सही समय है। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद धर्म पर विवादित बयान देने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है, और अगर ये मस्जिद नहीं होता तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। जिसके बाद यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने स्वामी को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। जो लोग उसको इतर जाकर के मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे हैं, वही लोग इस विवाद को हवा दे रहे हैं,
विवाद को आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रथा के पर चलते हुए कल मंदिरों में लोग बौद्ध मठ खोलना शुरू कर देंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं तब से तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके चर्चा में आने के लिए केवल काम करते हैं, क्योंकि उनकी कोई न समाजवादी पार्टी में पूछ है न कोई राजनीति में पूछ है। हमारे भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया। वहीं योगी के बयान पर AIMIM के मुखिया ने भी पलटवार किया। ओवैसी का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद वो मुस्लिम समुदाय पर दबाव बना रहे हैं। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना छोड़ दें, क्योंकि मंदिर तोड़ने की ऐतिहासिक गलती हुई है। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर सबूत दे रही हैं। अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम समुदाय आगे आकर विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी के बयान का एक पक्ष समर्थन कर रहा है तो दूसरे पक्ष को चिंता सताने लगी है कि कहीं अयोध्या वाली तस्वीर काशी में भी ना दोहराई जाए, और इसी को लेकर विरोध भी हो रहा है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उससे पहले देखिए आज किस तरह से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस पर विस्तार से खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए विरोध काशी को लेकर किस तरह से हो रहा है। और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है? ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है कि आप सो रहे हो, आप देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है। किसी बाकावे मत आइए, विवाद मत बढ़ाइए। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? वो जो भवन है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, पूरा मंदिर का है। जितने ऐतिहासिक तथ्य, जितनी इतिहास किताबें हैं, सब में लिखा हुआ है। इवन मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है। इरफान हबीब ने कहा है कि सही है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। तत्काल वहाँ पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अयोध्या में भी आपने देखा होगा ऊपर का तीनों गुंबज परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन नीचे सारी कलाकृति सनातन से जुड़ा हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सत्य बात बोली है। एक ही धर्म का देश नहीं है, इसमें बहुत से धर्मों के लोग इसमें रहते हैं, और हम मुसलमान हैं, हैसियत मुसलमान की यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हुकूमत किसी की भी रहे, वो दुनियावी निज़ाम के लिए होती है, लेकिन इसकी पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती। क्या आदमी के ख्यालात पर भी आप पाबंदी लगा रहे हैं। और आज से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अगले 10 दिनों में पीएम का एनडीए के 430 सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें क्लस्टर वाइज क्षेत्रों को रिवाइज किया जाना है। दरअसल 24 का एजेंडा तय हो चुका है और इसके तहत एनडीए सांसदों को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति तैयार हो रही है। पीएम के साथ बैठक में हर वर्ग, हर समुदाय के विकास की बात हो रही है। साथ ही सांसदों को राज्य और केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का मंत्र भी दिया जा रहा है और अपने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करने के जरिए उनके बीच भरोसा कायम करने का मूल मंत्र भी दिया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि 24 विजय का प्लान सुपर 39 को कमान किस तरह से। मोदी योगी की जोड़ी, जिसके पास विकास की नीयत, नीति है और हर उस चुनौती से सामना करने की रणनीति है जिससे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के टारगेट को बड़े आसानी से साधा जा सके। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी उन सांसदों के साथ मंथन कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास जातीय समीकरण का समाधान है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का नारा देते हुए जमीनी तैयारी और तेज कर दी है। महासंपर्क अभियान के जरिए हर घर दस्तक देने वाली बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी ट्रिपल इंजन को रफ्तार देकर मिशन लोकसभा के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाएगी और इसके लिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। दरअसल यूपी के एनडीए सांसदों संग पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। पश्चिम यूपी के सांसदों को पीएम मोदी मंत्र दे रहे हैं। कानपुर, ब्रिज, बुंदेलखंड के सांसदों के साथ पीएम की बैठक। 2 अगस्त को भी पीएम मोदी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 2 अगस्त को पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। यानी इस मीटिंग में जीत की रणनीति के साथ ही एनडीए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है और इसी मीटिंग के बाद टिकट पर सस्पेंस भी लगभग खत्म हो रहा है। बीजेपी का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करने का है, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक के बाद में 2 अगस्त को पूर्वांचल और अवध के सांसदों के साथ चर्चा होगी। यानी कि इन बैठकों के जरिए न सिर्फ जीत की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, उसके साथ साथ एनडीए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। एक तरफ पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर विजय हासिल करने की है, तो इसे चरितार्थ करने के लिए टीम योगी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ट्रिपल इंजन को रफ्तार दिया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है और उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जा रही है जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधा जा सके और उसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में समझाया जा सके। इसके लिए अब सांसदों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और उनके रिपोर्ट कार्ड पर डायरेक्ट पीएम मोदी की नजर है। दरअसल सांसदों के साथ मीटिंग का एजेंडा साफ है। सांसदों को बताना होगा 5 साल में कितने काम किए, 5 साल में अपने क्षेत्र में सांसदों ने क्या डेवलपमेंट किए, क्यों पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए, केंद्रीय योजनाओं का कितना प्रचार प्रसार किया। इतना तो तय है कि सांसदों ने पिछले 5 साल में जो भी डेवलपमेंट के कामकाज कराए हैं वही उनकी सीट रिजर्व करने के मापदंड बनेंगे। उन्हीं सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लोगों में जिनको लेकर विश्वास मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने की है, जिसकी बागडोर अब पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत एनडीए सांसदों को क्लस्टर में बांट दिया है। एनडीए की 430 सांसदों को 11 क्षेत्र में बांटा गया है। आज पहले क्लस्टर्स के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई, तो अब 2 अगस्त को 3 और 4 क्लस्टर्स के साथ सांसदों की बैठक होनी है। वहीं 3 अगस्त को 5वें और 6वें क्लस्टर के साथ बैठक होनी। साथ ही 8 अगस्त को 76 सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी और 9 अगस्त को 81 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे और इस दौरान सांसदों को जीत का मंत्र प्रधानमंत्री देंगे। और अब बात रोहिंग्याओं की कर लेते हैं। कुछ दिन पहले यूपी के कई जिलों में एटीएस ने ऑपरेशन रोहिंग्या चलाया, तब भारी संख्या में रोहिंग्या पकड़े गए थे। मेरठ में भी छापेमारी हुई थी। अब ये खबर है कि एक ऐसा रोहिंग्या परिवार फरार है जिसे आज एटीएस के सामने लखनऊ में पेश होना था। पूरी कहानी क्या है, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का इनपुट मिला था। एटीएस ने घुसपैठियों के खिलाफ कई जिलों में छापेमारी की थी। 6 जिलों में 20 से ज्यादा जगहों पर रेड डाली गई थी। उस दिन एटीएस की रेड में 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया था। इसके अलावा मेरठ के 4 रोहिंग्याओं को छोड़ दिया गया था, जिन्हें आज एटीएस में पेश होना था। एटीएस मुख्यालय में पेशी से पहले ही ये रोहिंग्या परिवार आज फरार हो गया। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एटीएस का ऑपरेशन, घुसपैठियों में टेंशन। पेशी से पहले रोहिंग्या फैमिली रफू चक्कर। मेरठ के अलीपुरा गांव से फरार रोहिंग्या के परिवार को खोजने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस इलाके में घर घर जाकर रोहिंग्या परिवारों की तलाश कर रही है, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है।
एटीएस ने उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के बाद मेरठ से एक रोहिंग्या परिवार अचानक गायब हो गया है, जिसको लेकर इन दिनों मेरठ पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ पुलिस जगह जगह जाकर इस परिवार के सदस्यों की खोज कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले एटीएस ने इसी परिवार से पूछताछ की थी। जरूरी कागजात न दिखाए जाने पर मेरठ पुलिस को ताकीद किया गया था कि इस परिवार पर निगाह बनाए रखें, लेकिन अचानक ये परिवार गायब हो गया। दरअसल रोहिंग्या परिवार की आज 31 जुलाई को लखनऊ एटीएस मुख्यालय में पेशी होनी है, इसलिए परिवार का वहां जाना जरूरी है। लेकिन एटीएस में पेशी से पहले ही रोहिंग्या परिवार का गायब होना हर किसी को चौंका दे रहा है। किराएदार चले गए यहाँ से। कौन था किराए पे आपके? कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के थे। बर्मा के। नाम क्या था उनका? नाम नहीं जानता मैं उनका। कब से रह रहे थे आपके यहाँ पे? 1 महीना हुआ। क्या करते थे यहाँ पे? काम क्या करते थे? फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। सुबह को पता चला, रात को वे चले गए। आपको बता दें कि मेरठ में एटीएस मेरठ मुरादाबाद की टीम ने 24 जुलाई को अलीपुरा में एक गांव में छापा मारा था। यहां पर म्यांमार के मोंडू जिला निवासी मूसा कलीम के परिवार के 10 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। इसमें 6 ने यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी कार्ड दिखा दिया था, जबकि 4 सदस्यों पर कार्ड नहीं था। उन्हें एटीएस ने 31 जुलाई तक कार्ड दिखाने का वक्त दिया, लेकिन 26 जुलाई से ये पूरा परिवार घर पर ताला डालकर फरार है, जबकि ये परिवार पिछले 12 साल से किराए पर मेरठ में रह रहा था। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जारी है, बने रहे हमारे साथ।